नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। 9 आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन आतंक के हेडक्वार्टर्स को मिटाया और इसी के साथ साथ जब पाकिस्तान ने यह हिमाकत की कि वो जवाबी कार्रवाई, वो हमला करे भारत पर, तो हमने उनके 11 सैन्य बेसिस पर सीधा हमला किया। लेकिन इसके बाद कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को यह बताने के लिए, समझाने के लिए कि पाकिस्तान की नीयत क्या है, भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक रचा जिसमें 7 अलग अलग टीमें कई देशों में गई, वहां पर डिप्लोमेसी, कूटनीति को आगे ले जाने और पाकिस्तान को एक्सपोज करने। ऐसे ही एक व्यक्ति जो कि आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है, इस वक्त हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। जी हां, AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने भारत का डंका पूरी दुनिया में बजाया है और भारत का पक्ष विश्व के सामने रखा है, पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। ओवैसी साहब, बहुत स्वागत है आपका वापस देश में और आज तक पर भी। कुछ तस्वीरों के साथ आज इस इंटरव्यू का स्वागत करना चाहते हैं सर। ये शुरुआत करना चाहते हैं। ये हैदराबाद के मेट्रो पिलर्स पर लगी हुई तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में लिखा है वन मैन अगेंस्ट टेरर, वन ट्रूथ अगेंस्ट पाकिस्तान, एक्सपोजिंग द एनिमी विद इन फॉर इंडिया विथ प्राइड। आपका तो गजब, मतलब एक भारत की आतंकवाद के खिलाफ डॉक्ट्रिन बदली है कि अब हमने कहा है कि अगर एक भी हमला होगा हम घुस कर मारेंगे, और एक प्री पहलगांव और पोस्ट पहलगांव हम ओवैसी साहब की छवि देख रहे हैं। इस दौरे से आपने भारत के लिए क्या हासिल किया? सबसे पहले तो मैंने अपने पार्टी के जितने जिम्मेदार लोगों को कहा कि उस तरह के होर्डिंग्स नहीं लगाना चाहिए, गलत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लगाए उसको जल्द से जल्द निकालेंगे। इसलिए कि ये जो एक कलेक्टिव एफर्ट पूरे MPs की तरफ से किया जा रहा है और इसमें सिर्फ अकेला ये मेरा नाम डालकर इस तरह के उसमें डायलॉग लिखना, ये सब गलत है। तो मैं इससे इत्तेफाक भी नहीं रखता हूँ। जहाँ तक हाँ, ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि भारत की तरफ से जो 7 ग्रुप्स बनाकर दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, ममालिक में भिजाया गया, मुझे भी मौका मिला और हमने अपनी पूरी इखलास के साथ हमने पूरी कोशिश की कि हम भारत के पक्ष को इन 4 कंट्रीज़ को बताएं कि भारत विक्टिम है टेररिज्म का, और हमने इनको बताया कि कैसे पहलगाम में रिलीजन पूछकर उनको गोली मारी गई। और जब हम वहाँ पर जा रहे थे तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे इस डेलीगेशन के हेड का, जय पांडा साहब का। वो इन कंट्रीज़ के लीडरशिप को बता रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान हैं, ग़ुलाम नबी आज़ाद मुसलमान हैं, और BJP के एक MP हैं वो क्रिश्चियन है, फिर उन श्रृंगला साहब फॉरेन सेक्रेटरी बुद्धिस्ट हैं। तो इस डाइवर्सिटी को भी हमने वहाँ पर बताया और मैं समझता हूँ कि एक इफ़ेक्टिव हमारा टूर रहा है। और इससे इतना तो मैं कहूँगा कि बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से हमने पाकिस्तान के रोल को एक्सपोज किया। उनका ये आर्गूमेंट पाकिस्तान का कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, हमने उनको बताया कि भारत में 400 मिलियन मुसलमान रहते हैं और ये सब चीज़ें हुई। ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कि इस डेलीगेशन ने पूरी कोशिश की, जो मिसकंसेप्शंस थे, जो डाउट्स थे, उनको किसी हद तक हमने दूर भी किया और एक कन्विंसिंग तरीके से हमने भारत के पोजीशन को इन 4 कंट्रीज़ के ज़िम्मेदारों के सामने रखा। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया, आप इन तीनों देशों में गए हैं और जैसा आप ही ने बताया कि कई धर्मों के लोग इसमें शामिल थे इस पूरे डेलीगेशन में। जो सवाल सबसे ज़्यादा सामने से आ रहा था वो सवाल क्या था? क्या वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पूछ रहे थे, या फिर क्या सीज फायर कैसे हुआ इसको लेकर पूछ रहे थे? मुस्लिम देशों में आपको कन्विंस करना था क्योंकि पाकिस्तान तो खुलकर मुस्लिम कार्ड खेल रहा है, क्या क्या हुआ? नहीं, इसमें देखिए हर कंट्री में अलग अलग था। सब बहरीन हम गए तो बहरीन में हमने बताया कि 1960 तक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उनकी करेंसी छापता था, और हमने बहरीन में बताया कि वो पहले 2018 में पाकिस्तान को FATF में लाने में उनका बड़ा हमको मदद मिली।
तो हर कंट्रीज़ में अलग अलग था। वहाँ पर बहरीन में हमने बताया कि कैसे पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है और रुकने वाला नहीं है। टेररिज्म पाकिस्तान उसी वक्त रोकेगा जब आप उसको FATF की ग्रे लिस्ट में लाएंगे। कुवैत को हम जब गए तो कुवैत से भी हमने बताया कि हमारे आपके भारत के 1700 से अच्छे ताल्लुकात, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहा है। हमने बहरीन को बताया कि वो ये 4 कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका के FATF का पार्ट हैं। सऊदी अरब को हमने बताया कि 2003 में रियाद में अल-कायदा ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था जिसमें 40 लोगों की मौत हुई। फिर 8 साल पहले आरामको के ऊपर हुतीज़ ने मिसाइल दागा था। हमने उनसे बताया कि देखिए आपके पास भी टेररिज्म हो रहा है इस तरह का, और ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो अल-कायदा हो, दाइश हो या LET हो या JM हो, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, आइडियोलॉजिकली एक ही हैं। क्योंकि ये चारों कंट्रीज़ अल्जीरिया में 1990 से लेकर 2005 या 6 तक वो लोग कहते हैं ब्लैक डिकेड। उस ब्लैक डिकेड में करीब 50,000 लोग मारे गए थे। तो हमने उनको सबको बताया कि देखिए ये चीज़ें हो रही हैं, आपके देश में हुई हैं, हमारे पास तो सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। बाज़ कंट्रीज़ ने कहा कि आप लोग बात क्यों नहीं करते पाकिस्तान से। तो हमने कहा कि हमने तो बातचीत की 26/11 में, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स पाकिस्तान गए, हमने वो जो टेररिस्ट आकर VT स्टेशन पर उन 3 5 स्टार होटल्स पर जो खून की होली खेली, उनके DNA सैंपल्स दिए, हमने रिकॉर्डेड ऑडियो कन्वर्जेशंस दिए जो पाकिस्तान में बैठकर मास्टरमाइंड पूरा ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहे थे। हमने उनको बताया कि पठानकोट में एयरबेस पर हमने ISI को आने की दावत दी। उसका क्या हल निकला? पाकिस्तान कुछ नहीं करता है। हमने बताया कि पाकिस्तान का एक यूनाइटेड नेशन का प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है ज़कीउर रहमान लखवी, वो जेल में रहकर बच्चे पैदा किया। हमने उनको बताया कि अगर FATF में आप पाकिस्तान को डालेंगे तो हमने एक क्लासिक एग्जाम्पल मैंने खुद दिया एक साजिद मीर टेररिस्ट का। ये साजिद मीर को कल तक पाकिस्तान कहती थी मर गया। जब जर्मनी में FATF की मीटिंग हुई तो पाकिस्तान अचानक उसको ज़िंदा कर दिया, फिर बाद में सज़ा हुई उसको। सऊदी अरेबिया में हमने उनको बताया कि 2011 या 12 का उनके जो उलेमा हैं उन्होंने फतवा दिया था टेररिज्म के खिलाफ, बल्कि उन्होंने उस फतवे में कहा कि अगर कोई फाइनेंस भी करता है तो वो भी टेररिस्ट है। तो ये सब बातों को जय पांडा साहब भी बोले, हम अपनी बात को रखे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे एक पॉजिटिव इफेक्ट वहाँ पर पैदा होगा। अब बात की जिम्मेदारी तो हमारी सरकार की होगी, हमारी सरकार किस तरीके से और उस लेवल पर इन चीज़ों को आगे लेके जाती है। वैसे साहब, वहाँ आपको पता चल रहा था कि नहीं कि देश के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ भी ट्रैक कर रहे थे आप जो चर्चाएं आपके बारे में हो रही थी? नहीं, वहाँ इतना हेक्टिक ये विजिट था, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, और तो ज़्यादा तो ट्रैक नहीं कर रहे थे। तो अब ज़रूरत भी नहीं है, देश हमारा है, क्यों ट्रैक करेंगे? हमको ट्रैक करना था कि हम जिस मकसद के लिए गए थे। जी, मैं आपको बताती हूँ सर, किसी ने देश में कल्पना नहीं की थी कि किरेन रिजिजू साहब आपका वीडियो डालेंगे। पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि नए हिंदू हृदय सम्राट आप बन गए हैं। मतलब आपके एक एक भाषण यहाँ वायरल हो रहे थे, और जो घोर विरोधी भी आपके थे वो सब आपके कसीदे पढ़ रहे थे। अब क्या क्या होगा नहीं मालूम, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मेरा हाल तो लैला का है। जब जो जिसको आया अपने लिए इस्तेमाल कर लिए। ये कोई इमेज मेकओवर के लिए हम नहीं गए थे वहाँ पर। अब किरेन रिजिजू ने उसको इस्तेमाल किया तो मैं क्या करूँ? वो तो पब्लिकली हमने उस बात को कहा था। तो ये कोई हमको कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से हमको सर्टिफिकेट हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर भारत की सालिमियत का मसला आएगा, जहाँ पर टेररिज्म का मसला आएगा, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने पब्लिकली ये कहा कि मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए मैं अपनी जान भी देने तैयार हूँ। अब मेरा मुल्क मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बढ़कर है तो जाहिर है, तो फिर ये तो हर चीज़ हम करने तैयार है जब ऐसे वक्त नाजुक वक्त पे। तो अब देखिए जमहूरियत है, आज मेरी तारीफ करे कल मुझ पे तनकीद करेंगे, तो इसमें मगर इसको देखिए हम जब गए वहाँ पर, हम ना किरेन रिजिजू के लिए गए ना नरेंद्र मोदी के लिए गए, हम एक देश के लिए गए जिसकी आबादी 133 करोड़ की है, जिसकी आबादी की जनता
एक पड़ोसी मुल्क की टेररिज्म से उसका विक्टिम बनी हुई है और उस देश को एक्सपोज करने के लिए, और ताकि जिस जिस फॉरेन कंट्रीज में हम गए ताकि हमको उनकी मदद हासिल हो, उनकी सपोर्ट हासिल हो, और वो भारत के इस पोजीशन को समझे कि हमने सिर्फ 9 प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन को पहले टारगेट किया, उनके ना मिलिट्री को किया ना सिविलियंस को किया। बाद में पाकिस्तान ने जब हिमाकत की तो हमने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में उनके 9 एयर बेसेस को हमने नुकसान पहुंचाया। और हमको, मुझे पर्सनली मुझे फ़ख्र है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के वो जो 9 और 10 की रात में जो हमले हुए, गुजरात के बॉर्डर एरिया से लेकर राजस्थान का बॉर्डर हो, जम्मू कश्मीर का हो, पंजाब का हो, वहाँ पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन तमाम जो हमले, ड्रोन्स और क्या क्या आ रहे थे उसको रोका। और यकीनन तकलीफदेह बात है कि हमारे पूंछ के 15 सिविलियन की मौत हुई, 5 हमारे डिफेंस के पर्सनल की मौत हुई है। तो ये सब चीज़ें हमने सामने रखी। तो इसमें ये गैर ज़रूरी कि देखिए पॉलिटिशियंस का ईगो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो मैं तमाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने कोई हमने बड़ा काम नहीं किया। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि जब देश को ज़रूरत पड़ी तो हमने अपनी देश की बात को, हमारे मुल्क की बात को एक इंटरनेशनल लेवल पर उसको रखा। तो मेरे लिए तो एक बड़ी अच्छी बात थी। अब जहाँ तक देश की सियासत है मैडम, ये तो कोई ना कोई कुछ बोलता रहेगा, तो उसमें मुझे ना खुशी होगी ना गम होगा, तो ये चलता रहेगा। ऐसा लग रहा है कि आपको मोक्ष हासिल हो गया है, आप एकदम ऐसे ज्ञान की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो पॉलिटिकल लड़ाई आपको अपनी लड़नी है अपनी ज़मीन की। लेकिन सब कह रहे हैं कि अमित शाह जी का एक फ़ोन कॉल जो आया, जिसके बारे में आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कहाँ हो, तो आपने बताया कि मैं तो हैदराबाद में हूँ, तो उन्होंने कहा से जल्दी आ जाओ। उसके बाद से आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, सच है क्या? होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा इंशाल्लाह, मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुँचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। मैडम देखिए, ना अमित शाह मेरी दिमाग को पलटा सकते हैं, ना कोई दुनिया का आदमी पलटा सकता है। अब जो मेरे दिमाग को नहीं जानता तो वो मैं क्या करूँगा उसको। होम मिनिस्टर थे, हमने ट्वीट किया कि हमको क्यों नहीं बुला रहे आप, हम तो उन्होंने बोला कि आइए, दावत दी, हम चले गए। मगर ये बोलना कि इनके बोलने से पलट गए, अंजना ओम कश्यप के शो पे आ गए तो मुझे मोक्ष मिल गया। मेरा मोक्ष मिलेगा इंशाल्लाह हशर के मैदान में, और मुझे यकीन है कि मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शिफात करेंगे तो मुझे शिफात या मोक्ष मिलेगा। मगर ये किसी के लिए नहीं किया गया मैडम, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया गया है। और मैं आपको इत्मीनान दिला रहा हूँ कि जहाँ पर देश के अंदर की हमारी पॉलिटिक्स की बात आएगी वही असदुद्दीन ओवैसी रहेगा, वही तकलीफ दे सबको होगी। ऐसा कोई बात नहीं। अभी क्यों नहीं करेंगे आप? क्योंकि आप अभी राजनीतिक बात ही नहीं किए तो आप पाकिस्तान पहलगाम की बात कर रहे हैं। इतना मॉडेस्टी आप क्यों दिखा रहे हैं? आप जाइएगा अभी कई जगहों पर, मतलब मैं भी लोगों से इंटरैक्ट करती रहती हूँ, वो अब आप ओवैसी जी के जयकारे लगाएंगे, नारे लगाएंगे, तो आप कैसे रोक लीजिएगा? भाई आपके फैन हो गए हैं लोग। इतना मॉडेस्टी क्या दिखाना है आपने? जिस तरह से पाकिस्तान को धोया सर, पाकिस्तान को एक्सपोज किया, यही तो इंडियन चाह रहा था। आपने दिखाया कि कैसे उन्होंने चीन की तस्वीर दिखा दी शाहबाज ने जब वो फील्ड मार्शल बना रहा था। These stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's prime minister, president, speaker of national assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. नहीं, आप जब दोबारा हैदराबाद आएंगे तो मैं आपको हमारे
हैदराबाद पब्लिक स्कूल के बचपन के दोस्तों से मिलाऊंगा जो आप नहीं मिले। जब हम चड्डी पहनकर स्कूल को जाते थे, वो आपको बोलेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी उस जमाने से पाकिस्तान के बारे में उसका क्या रुख रहा देश के बारे में। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब जनता को, जो लोगों को अब समझ में आ रहा है, तो मैं उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई बड़ी देर कर दी मेहरबा, आते आते इतना ही कह सकता हूं मैं। हाँ, जहां तक वो आसिम मुनीर का पेंटिंग देने का सवाल है, वो तो झूठ है ना। इसीलिए तो मैंने कहा, भारत की जनता को मैंने ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो झूठ है, जो कुछ कह रहा है झूठ है। वो एक पेंटिंग को नहीं दे सकते। वो तो बैसाखियों पर है चीन के। 80% उनका हथियार, वो जो सिपरी की रिपोर्ट है कि वो चीन से लेते हैं। मैंने सही कहा, पाकिस्तान भीख मांगता है। आज भी एशियन डेवलपमेंट बैंक से 800 मिलियन का लोन उनको मंजूर हुआ। पाकिस्तान यानी दुनिया में एक रेयर फॉर्म ऑफ पोलियो है। 2 कंट्रीज में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में पॉवर्टी 40% है। तो ये तो हम बोलेंगे ना, जब हम जा रहे हैं उस मुल्क के, उस पाकिस्तान के बारे में बताने के लिए, बल्कि हमने ये सब बातों को उनके सामने रखा। जहां जहां हम गए उनको बताया हमने कि जितना पैसा IMF से पाकिस्तान को मिला है, वर्ल्ड बैंक से कोशिश कर रहा है, जो सऊदी अरब ने उनको $2 बिलियन दिए, अभी 14 बिलियन का वो लोन एक्सटेंड कर रहा है। हमने कहा कहाँ जा रहा है पैसा? आप ये पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो उनकी मिलिट्री के जरिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा ये बात तो कोई मॉडेस्टी नहीं है मैडम। ये सब जितने MPs गए हैं उनका एक मैं किस्सा हूं। तो हम लोग कलेक्टिवली हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं।